ईश्वर कर। TSS दिल्ली और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश सरकार, और माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय एवं प्रांतीय जिला स्तर के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, अभी समस्त वक्ताओं ने डेमोक्रेसी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और काफी हद तक डेमोक्रेसी के संबंध में विजन जो है लोगों का क्लियर हो गया। और मुझे तो कंक्लूजन करना है, तो जो है मैं तो संक्षेप में ही अपनी बात को रखना चाहूंगा। जब हम डेमोक्रेसी के विषय में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी शब्द एक ग्रीक शब्द है, और इस ग्रीक शब्द में डेमो और क्रेसी शब्द जो है, इसका अर्थ है कि जनता का शासन। जनता का शासन यानी गवर्नमेंट जो बनती है, सरकार बनती है, उसमें सरकार बनाने में जनता जो है मुख्य भूमिका अदा करती है। जनता के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। तो यूँ कहें कि लोकतंत्र जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक और तंत्र, जिसका अर्थ है जनता का तंत्र यानी जनता का शासन। भारत देश के अंदर जब हम लोकतंत्र की मूल्यों की बात करें तो जो बौद्ध संस्कृति भारत देश में रही है, तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो है डेमोक्रेसी शब्द को काफी महत्व दिया गया, और उनके अनुयायियों ने जो शाक्य वंश से थे, तो उन्होंने शाक्य गणराज्य की स्थापना करी, जहाँ पे डेमोक्रेसी थी। एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे जो है बौद्धों के जो है डेमोक्रेटिक तरीके से जो है शासन करने की पद्धति थी। तो जो है शाक्य गणराज्य जो है वर्तमान समय में जो बस्ती और गोरखपुर जिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, इस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। यह 7 दीवारों से घिरा हुआ सुंदर और सुरक्षित नगर था। इस संघ में 80,000 कुल और 5 लाख लोग थे। इनकी राज्य साक्ष्य परिषद के 500 सदस्य थे। ये सभी प्रशासन और न्याय दोनों कार्य करती थी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान के अंदर, वह हमारी बौद्ध संस्कृति में पहले ही विद्यमान था। और उसका यह ऐतिहासिक प्रमाण है कि उसमें 500 सदस्य हुआ करते थे, जो प्रशासन और न्याय दोनों का कार्य करते थे। उसमें जैसे आज की पार्लियामेंट है, विधानसभाएं हैं, उसी तरीके से बौद्ध संस्कृति में जो है सभा भवन, जो कि सान्यागार कहलाते थे, हुआ करते थे। यहाँ विशेषज्ञ एवं विशिष्ट जन विचार विमर्श कर कोई निर्णय करते थे, और वह निर्णय जो है जनता के हित में हुआ करते थे। शाक्य परिषद का अध्यक्ष जो है राजा हुआ करता था। तथागत बुद्ध के पिता शत्रुघ्न शाक्य थे, और कौशल के राजा प्रसन्नजीत के पुत्र विडम्बन ने भी इस गणराज्य पर हमला किया था। तो कहने का मतलब है कि जो है डेमोक्रेसी
हमारे देश के अंदर तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा चलाई जाती रही है और डेमोक्रेटिक तरीके से शासन किया जाता रहा। ये सिर्फ हम शाक के ही गणराज्य की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है भारत के अंदर जो है छोटे छोटे जो है राज्य हुआ करते थे बौद्ध कल्चर में, जो डेमोक्रेटिक तरीके से चलते थे। वही डेमोक्रेसी जब हम भारत के संविधान के अंदर देखते हैं, तो जो है भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर जो है इसको लोकतंत्रात्मक शब्द के रूप में बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो भारत के नागरिक हैं, ये भारत देश को लोकतंत्रात्मक राज्य बनाना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा। माइक म्यूट। आवाज बहुत हो गई थी। तो मैं बता रहा था भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना में ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, हम भारत को कैसा गणराज्य बनाना चाहते हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। इसके अलावा समाजवादी भी हम चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष भी हम चाहते हैं, और जो है रिपब्लिक भी हम चाहते हैं। इस ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। और भारत के संविधान के निर्माताओं का ये उद्देश्य था कि अ, गुलामी के पश्चात लंबे समय बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है भारत के नागरिकों को, तो भारत के नागरिक इस देश के शासक रहे। और उसके लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबसे बढ़िया है शासन पद्धति का। तो संविधान के अंदर प्रस्तावना में ये बात रखी गई। और जो है अब डेमोक्रेसी जो है भारत के अंदर संविधान के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दी, और अन्य लोगों ने जो है उसमें उसका उपभोग किया है। परंतु जो है डेमोक्रेसी भारत के संविधान में है, ये कितने लोगों को पता है और कहाँ पे है, ये कितने लोगों को पता है? संविधान की जानकारी लिए बगैर संविधान में डेमोक्रेसी है, संविधान में समाजवाद है, संविधान में संप्रभुता है, संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता है, और ये जो शब्द है, इन शब्द का एक अर्थ है, और उस अर्थ के अनुसार जो है विधायिका को, न्यायपालिका को और कार्यपालिका को जनता के इंटरेस्ट में काम करना है, ये बात पता कैसे चलेगी जनता को? और जब तक जनता को ये डेमोक्रेसी के मूल्यों का पता नहीं चलेगा, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसका पता नहीं चलेगा, तब तक जनता जो है इनके महत्व को समझ भी नहीं पाएगी। अधिकार की जब हम बात करें तो अधिकार भाई अलग अलग प्रकार के होते हैं। जहाँ हम अभी संवैधानिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के साथ साथ जब हम संविधान के अंदर जो है धार्मिक अधिकारों की बात करें तो 20। ये नंबर रह गया हम लोग चार्ज हो गया एक रह है, धर्म का पालन कर सकते हैं। परंतु जो है ये भी तो लोगों को नहीं पता। तो धार्मिक अधिकार वर्सेस संवैधानिक अधिकार, संविधान के अंदर जो लोकतंत्रात्मक अधिकार है, आज लोकतंत्रात्मक अधिकारों को संविधान के अंदर जो दिया गया है उसको धार्मिक अधिकारों के माध्यम से चैलेंज करने का प्रयास जो है जारी है। और धार्मिक अधिकार को
भारत की जनता को प्रसाद के रूप में वितरित करके उनके लोकतंत्रात्मक अधिकारों को छीनने का प्रयास करने वाली सरकार जो होती है, वह जो है तानाशाह का रूप धारण करती चली जाती है। तो इसलिए धार्मिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, जिसमें डेमोक्रेसी की बात है, इनमें भेदभाव की इसमें भेद करने की जरूरत है। अब जब इस देश के अंदर संवैधानिक अधिकार को की बात करने वाले, विचार रखने वाले लोग अपनी बात कहते हैं, तो उसका काउंटर जो है धार्मिक अधिकारों को बढ़ा करके संविधान के जो है, जो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी जो हैं, तो वो धार्मिक अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। अब धार्मिक अधिकारों की बात जब करें, तो वो फिर जो है उसमें सांप्रदायिकता का माहौल बन जाता है और डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाता है। और डेमोक्रेसी के अंदर राजा नाम की कोई चीज नहीं होती है, राजा होता ही नहीं है। लेकिन जो है जो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को नहीं समझते हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे नेतागण हो, तो वो डेमोक्रेसी के अंदर सम्राट, युवराज, महाराज, राजा साहब, बीए पास, चौथी पास, ऐसे राजा जैसे शब्दों का प्रयोग करके वह स्वयं डेमोक्रेसी की हत्या करते हैं। वे लीडर जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, परंतु वह अपने शब्दों में जब किसी व्यक्ति को राजा बोलते हैं, महाराजा बोलते हैं, उसे किंग के रूप में संबोधित करते हैं, मीडिया उसे संबोधित करता है, तो ऐसी स्थिति में वह अनजाने में जो है डेमोक्रेसी के विरुद्ध काम करता है। एक माहौल जो है डेमोक्रेसी के विरुद्ध बनता है, और जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करे, ऐसा जो है भाव धीरे धीरे खत्म होता है। और फिर जो है कमांड यानी नियंत्रण, कंट्रोल जो है एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। और भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार, जो भारत की सरकार है, वह नहीं समझ पाती है जनता। एक गवर्नमेंट बाई द पीपुल न हो करके एक गवर्नमेंट बाई ए पर्सन हो जाती है। यहाँ तक कि विज्ञापन भी चलता है, फलाने की सरकार। राजनीतिक समझ न होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट को भी लोग बोलते थे, मैं तो सुनता था, लोग बोलते थे मायावती की सरकार है। गवर्नमेंट ऐसे जैसे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं भाई जो है बाबा जी की सरकार है, और दिल्ली में बोलते हैं भाई मोदी की सरकार है। तो ये जो शब्द है, यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि यह भारत की सरकार है। इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का एक नाम है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये जो शब्द है और शब्दों की जो शक्तियां हैं और शब्दों का जो प्रयोग है और शब्दों का जो चयन है, जब यह बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, तो जो है संविधान की हिफाजत होती है। और जब वह इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो फिर संविधान की डेमोक्रेसी के लिए हम स्वयं भी खतरा बन जाते हैं, और जो खतरा बने हुए हैं वो तो बनेंगे। तो हमको प्रदेश की सरकार को भाई उत्तर प्रदेश सरकार कहना चाहिए, देश की सरकार को भारत सरकार कहना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट है तो भाई कहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट बिहार, उत्तर बिहार राज्य की सरकार। अब हम कहें कि वो लालू जी की सरकार है, वो जो है नीतीश जी की सरकार है। तो यू आर रिफ्यूजिंग द डेमोक्रेसी, यू डोंट लाइक डेमोक्रेसी, यू लाइक ए रूल ऑफ ए पर्सन, यू लाइक ए रूल ऑफ द किंग। आप अनजाने में
एक व्यक्ति के शासन को महत्व को प्रमोट कर रहे हैं। और इस वजह से जो है डेमोक्रेसी को खतरा भी हम खुद ही बनते हैं। हम भी खुद खतरा बनते हैं जब हम बोलते हैं ए गवर्नमेंट बाय दैट पर्सन। तो इन इस तरीके से जो विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा की लड़ाई में शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जाने अनजाने शिक्षा के अभाव में शब्दों का सही प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसे हिट विकेट नहीं होता है उसमें, क्रिकेट में एक अच्छा बैट्समैन होता है लेकिन वह अपने बल्ले से अपना ही विकेट उड़ा देता है और हिट विकेट होकर के चला आता है पवेलियन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। शब्दों का क्या अर्थ है, शब्दों का क्या चयन है, शब्दों का क्या प्रयोग किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। डेमोक्रेसी की जब हम बात करें तो भारत के संविधान के अंदर आम आदमी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। चाहे वह किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हो, अगर वह डॉक्टर है तो वहां उससे भी लोकतंत्र के अंदर सत्ता के शीर्ष स्थान पर चुनाव में निर्वाचित होकर के जाने का अवसर प्राप्त है। वो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है। प्रोफेसर है उसे भी अधिकार है, इंजीनियर है उसे भी अधिकार है। और अशिक्षित व्यक्ति है, नॉन क्वालिफाइड है, वो काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ है, उसको भी सच्चा की वो सत्ता के शीर्ष तक जाने का अधिकार संविधान देता है। यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो शासन होता है वह जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा होता है। और दिस गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये जनता की सरकार है। Why are you telling that this government is that person? तो ये इट मीन्स कि अगर पढ़े लिखे मीडिया के कर्मचारी ये बोलते हैं कि यह सरकार फलाने की सरकार है ना, इट मीन्स दे नो दैट दिस वर्ड इज नॉट सुटेबल बट दे आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के विरुद्ध बोल रहा है, चालाकी से बोल रहा है, सावधानी से बोल रहा है। एंड इट इज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संविधान को पढ़ना जरूरी है और ये बोलना बंद करना है। फील करो कि यू आर ए रूलर, आप इस देश के शासक हो। और बाकी जो है पब्लिक सर्वेंट है, उस सर्वेंट शब्द उसमें लिखे ही, उसमें कहने वाली क्या बात है। जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक के सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट के की इज्जत देनी चाहिए। और शासक आप वो शासक के रूप में रहो। परंतु अभाव में शिक्षा के, अभाव में संवैधानिक शिक्षा के, अभाव में लीगल एजुकेशन के जो है लोग जो है इन चीजों को नहीं समझते हैं। एक सामान्य सी बात यह है कि भारत के संविधान के अंदर अशिक्षित हो, शिक्षित हो, सोचने का अवसर प्रदान किया गया है। सभी लोगों को अवसर दिया गया है कि वे लोग जो है इलेक्शन में इलेक्टेड होकर के शासन में पहुंचे, सरकार में आए और वोट दें, अपनी सरकार बनाए। परंतु राइट टू वोट पे ही बड़ी समस्या खड़ी है। कोई कहता है ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए, कोई कहता है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है जनता का विश्वास डिस्टर्ब हो रहा है। कोई कह रहा है ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए, कोई जो है कह रहा है कि जो है बैलेट से होना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी इन इंडिया एक बड़ा टॉपिक है, इस पर जो है हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम और बात करेंगे पीपीटी के माध्यम से। भारत के संविधान को पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है। 2 किलो गेहूं के साथ संविधान की पुस्तक भी बांटी जानी चाहिए निःशुल्क।
और दूसरी बात ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह घोषणा करनी चाहिए कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो संविधान की निःशुल्क शिक्षा देंगे। आप अपने जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, सांसदों से, पार्षद से पूछिए कि जब आपकी सरकार आएगी, आप जीत के जहाँ जाएंगे तो क्या भारत के संविधान को भारत के नागरिकों को निःशुल्क पढ़वाएंगे या नहीं पढ़वाएंगे। अगर वो पढ़वाने की बात करते हैं तो अच्छी बात है, तभी तो देश के नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार की जानकारी होगी। तो ये जनता में भी बात आनी चाहिए कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो ये वादा करें। वो इस बात का तो वादा करते हैं कि हम नौकरी देंगे, वो इस बात का वादा तो करते हैं कि हम 2 किलो अनाज देंगे, वो इस बात का वादा तो करते हैं कि हम जो है आपको पक्का मकान देंगे, 10,000 रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बट असली चीज जो संवैधानिक शिक्षा है वो वादा कौन करेगा? ना कांग्रेस, ना ये, ना वो। तो कौन करेगा? इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाइए और मांग करिए। आपको बताऊं कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल अगर नहीं लागू हो रहा है तो मैं फिर ऐसे जो है संसद में नहीं रहूंगा, और महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है तो फिर मेरे को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश के अंदर जा करके इस बात पर जनमत लिया कि मेरी सरकार जब आएगी तो हिंदू कोड बिल लागू करूंगा, और पूर्ण बहुमत से जो है फिर उनकी सरकार आई। तो जो है ऐसा वादा जो है भारत के नागरिकों से राजनीतिक दलों को करना चाहिए कि वो संवैधानिक शिक्षा देंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वक्ताओं ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, सभी के वक्तव्य सराहनीय थे। यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हाँ जी, साहब। मेरा एक क्वेश्चन है। अभी बताइए। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि समाज की डेफिनेशन और त्याग क्या है, ये थोड़ा क्या समझाएं चीज? लोग। किस चीज की डेफिनेशन? हेलो। समाज क्या है, समाज क्या है हाँ और हाँ। त्याग क्या है। त्याग, आज हम जो समाज त्याग में और मैं त्याग। हूँ। हाँ, समाज क्या समाज है और और त्याग। समाज और त्याग क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा। अच्छा, त्याग। अब अभी चूंकि मैं पीपीटी शेयर नहीं कर पाया, बहुत बढ़िया बनी हुई थी। त्याग के विषय में तो मैंने लिखा हुआ है ना। त्याग का मैंने बनाया हुआ है, आपको बताता हूँ। माननीय मैं सभी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आज 2 घंटे हमें लगभग हो चुके हैं, और आज का जो विषय था उस विषय पर सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, और हमारे जो अभी साहब आर आर आरबी सिंह